जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में, और सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि वोल्ट मीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है। जो वोल्ट मीटर द्वारा जो मापा जाता है वो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज को मापा जाता है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे दूसरा नंबर है कि एक परिपथ में वोल्ट मीटर हमेशा जुड़ा रहता है। तो एक परिपथ में जो वोल्ट मीटर जुड़ा रहता है हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, पैरेलल क्रम में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समांतर क्रम। ऑप्शन दूसरा का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तीसरा नंबर यहाँ पर है कि गैल्वेनोमीटर क्या मापता है। तो गैल्वेनोमीटर जो मापता है विद्युत धारा को मापता है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। और विद्युत धारा को एमीटर एमीटर द्वारा भी मापा जाता है। तो याद रखना, दोनों गैल्वेनोमीटर द्वारा भी विद्युत धारा को और एमीटर द्वारा भी विद्युत धारा को ही मापा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा तीसरा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ पे देखिएगा है। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में एसी आवृत्ति होती है। तो भारत में अल्टरनेट करंट जो होती है वो कितनी आवृत्ति को होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा ऑप्शन 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 5 नंबर यहाँ पर है कि एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है। तो एसी परिपथ में धारा की दिशा जो होती है आगे से पीछे की ओर होती है, अर्थात धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्लस से माइनस की ओर होती है। 5 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 6 नंबर देखिएगा यहाँ पर है। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, इसका परिणाम जो है समान रहता है। ये कथन गल सही नहीं है। और बाद बाकी यहाँ पर लंबी दूरी तक ये संचारित की जा सकती है प्रत्यावर्ती धारा को। इसका उत्पादन सस्ता होता है और इसका वोल्टेज आसानी से बदला जा सकता है। तो ये तीनों कथन सही है, लेकिन जो इसका सी ऑप्शन है इसका परिणाम समान नहीं रहता। ऑप्शन ए गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 7 नंबर की दिष्ट धारा में होता है। तो दिष्ट धारा में क्या होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, दिष्ट धारा में जो होता है यहाँ पे इसका धारा के दिशा और परिणाम जो होता है समान होता है दिश धारा में। करने का मतलब है कि डायरेक्ट करंट में जो होता है वो धारा का दिशा और परिणाम समान होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत दिया था वो हाइगेंस ने दिए थे। किसने, हाइगेंस ने दिए थे। ऑप्शन बी सही होगा 8 का। हाइगेंस के द्वारा ही प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया गया था। और प्रकाश की तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन की प्रकाश के चिकनी अर्थात सरफेस से वापस लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि प्रकाश को किस वस्तु से टकराकर लौट जाने की प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्लेक्शन, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन कहा जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वायु में जो प्रकाश की गति होती है वो कितनी होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लगभग 2,99,000 होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग और वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इनमें कोई नहीं, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो राइट ऑप्शन होगा 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो एक काटा हुआ हीरो जो होता है क्यों जगमगाता है। तो याद रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मतलब कारण एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है। अर्थात कहने का मतलब है प्रकाश के पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर यहाँ पे
कि पानी में डूबी हुई छड़ किस कारण से मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो पानी में मान लीजिए एक बाल्टी यहाँ पर है और उस बाल्टी में छड़ी को डाल देता है, तो उस बाल्टी में जो छड़ी दिखाई देता है वो हल्का तिरछी दिखाई देती है। वो किस कारण से दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। ऑप्शन ए सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, देखिएगा इसके में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट जाती है। कहने का मतलब है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होती है? जब प्रकाश जाती है। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से, याद रखना, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम, याद रखना, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रिस्टल एंगल से अधिक होता है, तब वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर इंसिडेंट एंगल क्रिस्टल एंगल से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है और उस समय आपतन कोण का मान ज्यादा होता है, तो आंतरिक परावर्त तब वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, प्रकाश का पुनांतरिक परावर्तन वहां पर होने लगता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मरीचिका मरीचिका का एग्जाम्पल है। तो मृग मरीचिका किसका जो एग्जाम्पल होता है? तो याद याद रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही मृग मरीचिका होता है। तो ऑप्शन बी सही है। ये सब अधिकांशतः गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है मरीचिका। ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग जो होता है नीला क्यों दिखाई देता है? तो बता दूं कि जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। कितना? 7 रंगों का मिश्रण है। और यह सबसे पहले किसने बताया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जब जब प्रकाश की किरण 7 रंगों का मिश्रण है और जब फिल्म से गुजारा जाता है, तो ऊपरी जो होता है बैगनी रंग का, ऊपरी जो होता है लाल रंग होता है और नीचे जो होता है बैगनी रंग होता है। और बैंगनी रंग का जो तरंगधारी है वो सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगधारी अधिक होता है। तो जब जाता है, जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जिसका तरंगधारी कम होता है वो सूर्य के प्रकाश उस पर पड़कर उसका विकिरण अधिक कर देता है। तो इसी कारण जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन डी होगा। तो नीले रंग का जो होता है बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक कर देता है सूर्य का प्रकाश के कारण, ये सब इसी के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो 15 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 16 नंबर यहाँ पे कि एक चंद्रे मतलब एक चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति को दिन में आकाश दिखाई देगा। तो मान लिया कि अंतरिक्ष में चंद्रमा पर वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष में जो है वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर आकाश, जो आकाश होता है, क्या क्या दिखाई पड़ेगा वहां से देखने पर आकाश? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है एक अंतरिक्ष यात्री को। तो ऑप्शन डी सही हो, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनराइज उगते समय सूर्य और सनसेट मतलब डूबते समय आकाश लाल रंग किस कारण से होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग जो होता है लाल किस कारण से होता है? तो याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश जो होता है लाल रंग दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। और अगर पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है वहां पे। लेकिन पूछा जा रहा है कि आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई पड़ता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर है 18 नंबर, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है किस कारण विक्षेपण, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो राइट ऑप्शन, बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है सर्वाधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट, ये सब तरंगधारी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 19 की
कौन सा अपवर्तन का कारण नहीं है? तो अपवर्तन के यहाँ पे कारण नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखना कि जो सन जो होता है, सूर्य अपने वास्तविक समय से 2 या 3 मीटर पहले दिखाई देना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। सन और सनराइज और सनसेट के समय सूर्य का आकाश लाल दिखाई देना, तो ये मैं बताया था कि प्रकाश के जो अपवर्तन के कारण होता है, जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा बी, प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं है। रातों में तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। सूर्य का सूर्य जो होता है अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखना, ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 3 टॉपिक से इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर है 20 नंबर की कोबाल्ट सिसास्ट विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो होता है विकिरण चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। क्यों इसका उपयोग किया जाता है? तो जो बता दूं कि कोबाल्ट सिसाट जो होता है उत्पन्न करता है ये सब कोबाल्ट सिसाट चिकित्सा में इसका उपयोग क्यों उत्सर्जित क्या करता है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एक्स किरण उत्पादन करता है कोबाल्ट 60, इसी कारण इसका उपयोग चिकित्सा में होता है। और अल्फा बीटा गामा किरणें है, रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करती है। तो ऑप्शन सही होगा, एक्स किरण के कारण इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर यहाँ पर है कि रेडियो धार्मिक पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो रेडियो धार्मिक पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जब रेडियो धार्मिक पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ को ऑक्सीकरण होता है, उस समय रेडियो धार्मिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे ऑक्सीकरण के समय। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है। 22 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त कैंसर जिसे ल्यूकीमिया बोला जाता है, रक्त कैंसर को बीमारी की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किए जाना रेडियो का समस्थानिक है? रक्त कैंसर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ल्यूकीमिया। बीमारी को रक्त कैंसर को रोकने के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है इस रक्त कैंसर को उपचार के लिए। देखिए 1999 में और यूपीएससी 2013 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और अपडेट नहीं है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कि रेडियो धार्मिक तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो सबसे पहले रेडियो धार्मिक तत्व बोलते किसे हैं? तो ऐसे पदार्थ तो स्वतः ही अपने अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करने लगते हैं, उसे हम रेडियो धार्मिक तत्व कहते हैं। जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें रेडियो धार्मिक पदार्थ को उत्सर्जित करती हैं। और इस सब किरणों को खोज जो किया था, किसने किया था? तो बता दूं कि ये सब किरणें का खोज अल्फा बीटा गामा किरणों का जो खोज किया था, किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। अपने प्रयोग में अल्फा बीटा गामा किरणों का खोज किए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, रेडियो धार्मिक तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें का। अल्फा किरण जो होता है वो धनावेशित होता है, बीटा किरणें होता है तो ऋणावेशित होता है, गामा किरण होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये सब बातें याद रखना। फिर 24 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिएगा कि अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है। तो अल्फा किरण का गुण में हम पढ़ाए होंगे, पर देखिएगा थ्योरी के साथ वीडियो में वहां पर लिखा गया है। तो अल्फा किरण जो होता है वो धन आवेशित होता है। क्या होता है? धन आवेशित। और बीटा किरण जो होता है ऋण आवेशित होता है, याद रखना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, धन आवेशित होता है। अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। और अल्फा किरण का द्रव्यमान जो होता है हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किस में ऋण आवेश होता है? तो निम्न में किस में ऋण आवेश पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ऋण आवेश जो पाया जाता है वो बीटा किरणें में पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी करेक्ट होगा, बीटा किरणें। बीटा किरणें ऋण आवेशित होता है। बीटा किरणें भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है, लेकिन इसका द्रव्यमान जो होता है
इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है और इसकी भेदन क्षमता अल्फा किरण की भेदन क्षमता से 100 गुना अधिक होता है, 1/100 गुना अधिक होता है, याद रखना। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी 1994 और आरबी 2008 में पूछा गया था और ये जल्दी में भी क्वेश्चन पूछा गया है आरबी में, तो ये अपडेट क्वेश्चन नहीं है कि कब कब पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की, नींबू खाटा किस कारण होता है? तो नींबू जो खाटा होता है किस कारण से होता है? तो याद रखना साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खाटा होता है, ऑप्शन सी सही होगा। एसिटिक अम्ल किसे बोलते हैं? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र याद रखना, CH3COOH होता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। और टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसका सूत्र HCOOH होता है, याद रखना फॉर्मिक अम्ल का सूत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर में निर्माण का उपयोग करते हैं? तो निम्न अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि किस किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के उत्पादन में किया जाता है? तो याद रखना है यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल का जो उपयोग किया जाता है वो बेकिंग पाउडर के उत्पादन में किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फॉर्मिक अम्ल के उत्पादन में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नंबर की, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी में जो होता है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी के डैम में पाया जाता है, जो इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है 29 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु को सबसे पहले याद रखना, परमाणु के नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के अंदर, और उसके बाहरी कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। और परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, याद रखना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं परमाणु के नाभिक में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक का खोज किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज किया था। याद रखना न्यूटन ने सब गति के नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण जो होता है न्यूट्रॉन होता है। कौन? अस्थायी कण जो होता है न्यूट्रॉन होता है। ये लगभग 25 सेकंड में अपना रूप बदलते रहता है न्यूट्रॉन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो बता दो कि किसी तत्व को जो परमाणु संख्या, तो किसी परमाणु के नाभिक के भीतर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन बी होगा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं नाभिक के भीतर रहते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, परमाणु में नाभिक रहते हैं नाभिक के भीतर। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो मान लीजिए एक भारी नाभिक है और इसको दो छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, तो इसकी टूटने की प्रक्रिया जो होता है वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम भी आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम जो आधारित होती है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, एकमात्र ऐसा परम हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और नाभिकीय संलयन जो होता है इसमें भी अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन इसमें जो दो छोटे छोटे नाभिक को टूटने से एक बड़े नाभिक का जो निर्माण होता है उससे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट ये हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। एक परमाणु बम के टूटने से विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इसका सर्वप्रथम उपयोग
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब से कब तक 1939 से 45 के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो ये अमेरिका के द्वारा जापान पर किया गया था। 9 अगस्त को नागासाकी पर और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर इसका प्रयोग किया गया था, जो अभी तक इसका असर वहां पर है, जापान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है। तो नाभिक रिएक्टर और परमाणु बम जो अंतर होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया पर नियंत्रित होती है, लेकिन ये सब परमाणु बम में नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु में होती है, गलत है यहाँ पे ऑप्शन। फिर परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, ये बात सही है, परमाणु बम श्रृंखला अभिक्रिया होती नहीं होती है जबकि परमाणु बम में होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 38 का। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में परमाणु रिएक्टर में होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न जो होती है वो नियंत्रित विखंडन द्वारा क्या होता है। तो नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए में है यहाँ पे कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 41 नंबर, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति चुंबक के ध्रुव पर अर्थात दोनों किनारों पर चुंबक की आकर्षण शक्ति अधिक होती है। और चुंबक का खोज जो किया था विलियम एस्ट्रैंड ने किया था, याद रखना है, विलियम एस्ट्रैंड्स एस्ट्रैंड्स ने एस्ट्रैंड्स एस्ट्रैंड्स ने चुंबक की खोज किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। तो चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है चुंबक के मध्य भाग में, चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के समय मात्रक होता है टेस्ला होता है। यहाँ पे मात्रक खाली पूछा जा रहा है, तो मात्रक सीजेस होता है, तो मात्रक गॉस हो जाएगा। 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है, ये भी याद रखना। 10⁻⁴ टेस्ला 1 गॉस बराबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक जो होता है वो जो बनाया जाता है इस बात से बनाया जाता है। अस्थाई चुंबक जो होता है, अस्थाई चुंबक नरम लोहे या मृदु लोहे से बनाए जाते हैं। फिर जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।